मेरे गांव में मतलब काफी रूरल गांव है वो, वहाँ पे लोगों को एनडीए तो छोड़िए सर, फौज के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। उस दिन प्रेसिडेंट आए थे और प्रेसिडेंट ने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया था उस दिन। ये अपने आप में बड़ी बात, बहुत बड़ी। उन्होंने मेरे G2 परफॉर्मेंस देखी तो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा एमसीसी क्या कि क्या हुआ था इस बार जो सेशन की स्टार्टिंग हुई थी रिकमेंडेशन की, वो मेरे से ही हुई थी। दीपक सर, तो आपने पेपर जो है एसएसबी इंटरव्यू का वो लीक कर दिया है। लीक कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंखों में आंसू बचा के रखो पार्थ, रोएंगे उसी दिन जिस दिन सेलेक्ट होंगे। जय हिंद एवरीवन। तो अभी एक इंटरव्यू आपने स्वयं माल्यान का देखा है, सीपीएसएस उसने क्रैक किया था, और आज हमारे साथ फ्रेम में दो लोग हैं। सिलेक्शन एक का ही हुआ है, एक को तो आप जानते ही होंगे। तो हमने कहा आज हम तीनों लोग बातचीत करते हैं, देवेश सर थोड़ा माहौल बनाते हैं, इंटरव्यू अच्छे से लेते हैं। तो अर्पित शर्मा आज हमारे साथ है, और कमाल की बात यह है कि इसका भी सीपीएसएस एग्जाम क्रैक हुआ है। बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, और इसका मेडिकल भी हो गया ना? यस सर, मेडिकली फिट है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो एनडीए की प्रिपरेशन के बारे में सोचा, वो पहला थॉट कब आया आपके दिमाग में कि चलो ये एनडीए का एक एग्जाम है, स्टार्ट करना चाहिए? सर बेसिकली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था ना। किस एरिया से बिलोंग करते हो बताओ ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा बताओ। तो सर बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश। दो टीचरों के बीच में बैठा है, थोड़ा डर है। डरना नहीं, लेकिन एकदम एसएसबी देते रहेंगे तो वो भी बताएंगे आपको कि कहाँ एसएसबी हुआ, इंटरव्यू किसने लिया। बिल्कुल। तो सर बेसिकली मैं आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड माय विलेज नेम इज ग्वालीखेड़ा। एंड सर मेरे गांव में मतलब काफी रूरल गांव है वो, वहाँ पे लोगों को एनडीए तो छोड़िए सर, फौज के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। कोई फौजी बैकग्राउंड हमारे गांव से कोई फौजी गया ही नहीं अभी तक। अच्छा। बस सबको पता है कि इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, और ये IAS PCS होते हैं। तो तुम गांव के पहले लड़के हो? सर गांव के नहीं, मतलब आसपास के एरिया में भी मैं पहले ही अपना लेफ्टिनेंट बनूंगा। 100 किलोमीटर दूर दूर तक जब कोई नाम लेगा सबसे पहले आंसर बनने का तो अर्पित शर्मा का नाम आएगा। बिल्कुल। गजब यार। तो अर्पित, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और मैंने जो सवाल पूछा कि कब पता चला एनडीए के बारे में, उसका जवाब चाहिए। हाँ सर, तो सर इसकी शुरुआत होती है क्लास 10 से। क्लास 10th में के बाद मैंने सीरियस हो गया था, मतलब ऐसा था कि हमारे यहाँ पे होता था इंजीनियरिंग करनी है तो बच्चों को 11th-12th पे ज्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए घर वालों ने ट्यूशन लगाया था पास वाले गांव में। तो वहाँ पे एक टीचर हुआ करती थी विकास सर करके, तो अपने टाइम पे उन्होंने एनडीए का पेपर दिया था, तो उनसे मुझे पता चला था कि एनडीए जैसी भी कोई चीज होती है। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो सभी बच्चे बोलते कि सर इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरिंग। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम एनडीए नहीं दोगे, तो मैं कहा कि सर ये एनडीए क्या होता है। तो तब वो कहने लगे तुम्हें एनडीए के बारे में नहीं पता। मैं कह रहा नहीं सर। तो तब उन्होंने बताया था कि एनडीए ये प्रोसेस होती है, इसके थ्रू तुम लेफ्टिनेंट मतलब तीनों आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स या फिर नेवी हो। तो वहां से इंस्पिरेशन मिली थी मुझे उन सर से कि एयरफोर्स ज्वाइन करना। मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ, आपको सर से मिली और अब आपके सिलेक्शन होने के वजह से आपके क्षेत्र में बहुत लोगों को जानकारी हो जाएगी कि एनडीए होता क्या है। हाँ, वही बात है ना कि परिवार में, गांव में एक बच्चा कोई अगर सही रास्ता पकड़ लेता है तो फिर बाकी के पीछे के बच्चों के लिए भी रास्ता खुल जाता है। और मेरा भरोसा है ऐसा कि आपके क्षेत्र से अब और भी बहुत सारे ऑफिसर्स जल्दी आपके जूनियर बन के आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, आपके फादर मदर बैकग्राउंड उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे फादर एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन ही हैं गांव में, और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, और मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अभी आपसे बात चल रही थी तो देवेश सर बता रहे थे जब फर्स्ट टाइम आप फेल हुए थे, क्योंकि जब सक्सेस हो गई है तो फेलियर की बात होना भी जरूरी है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आप क्यों रोए होंगे, तो क्या घटना हुई थी वो, और क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर हुआ ये था कि मतलब मैं यहाँ पे 7 अप्रैल 2024 से मैंने यहाँ पे बैच ज्वाइन किया था, टिल सिलेक्शन वाला। तो मतलब मेरी एज कम थी सर, तो मैं सोचा कि थोड़ा टाइम से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए तो रिजल्ट पहली बार में आ जाना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं सर। जो मेरा एनडीए 12025 एग्जाम था उसमें मेरे 5 नंबर कम रह गए थे, कट ऑफ गई थी 334, मेरे आए थे 329। बहुत मेहनत की थी सर, मतलब लाइव देव सर को तो पता ही है, लाइव क्लासेस लेने के लिए रात रात भर बैठते थे, मॉक टेस्ट दिए हैं, सुपर 30 में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया था मैं। जब टीचर लाइव क्लास पढ़ा रहा होता था तो ये स्टूडियो में बैठते थे, ऐसा ना? बिल्कुल सर। तो सर इतना सब मेहनत करने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा खुद पे डाउट आने लगा, सेल्फ डाउट होने लगा कि यार मतलब गलत चीज तो नहीं सुन लेना अपने लिए, तुमने एनडीए तुम्हारे लिए है भी या नहीं।
इस तरह के नेगेटिव डाउट्स आने लगे। फिर मैं सर के पास गया, सर से मतलब कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट रोने लगा कि 10 मिनट ये बहुत जो है भयंकर वाला रोना इन्होंने शुरू किया। और रोना कैसे शुरू किया, एक तो फेल हुए और वो एग्जाम हुआ था वीकली मॉक टेस्ट, उसमें इनका नंबर भी कम आ गया था। जब हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं होता ना, और बिल्कुल। आपने खून पसीने से मेहनत करके बच्चे को देहरादून भेजा हुआ है और बिल्कुल बच्चा भी मेहनत कर रहा है, तो वो बनता ही है। बिल्कुल। ये तो बच्चा रो रहा है। अब संयम वालन के फादर कल अरे उनका तो ये था, संयम के फादर का बात नहीं हो पाई थी उनके इंटरव्यू में, तो बाद में जब हम मिले ऑफलाइन तो ये था कि वो खुद एग्जाम में फेल हुए एयरफोर्स के में, तो जब उनके बच्चे ने एग्जाम क्रैक कर लिया तो वो यहाँ हमारे पास में 1 घंटे तक रोते रहे। तो बिल्कुल वो सर। निकलता है खुशी के आंसू। सेलेक्ट होने के बाद भी रहेगा। सेलेक्ट होने के बाद भी थोड़ा लेकिन से नहीं हुआ था कि ये क्या हो गया एक तब से। अच्छा, तो सर तो फिर जब उस दिन मैंने आपको समझाया, उसके बाद में तुम्हें क्या रियलाइज हुआ? सर जैसा आपने बताया था कि अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंज करना था, जिस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसमें क्या क्या मैं मॉडिफिकेशन ला सकता था, किस तरह से मॉक टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर पाया बिल्कुल आपके गाइडेंस के थ्रू। देखिए, मैं अर्पित के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया सी शायरी जो है ढूंढी है। और मैं देखो, कारण क्या है कि जिस फील्ड से बच्चा है और जिस तरीके से मेहनत की है, तो इसके 1.5 वर्षों की मेहनत सर हम लोगों ने देखा है, बहुत मेहनत। 3 बार तो आपने इसको जो है मॉक टेस्ट में टॉप 1 आने पर आपने इसे मेडल पहनाया है। जब हमारा ग्राउंड में टेस्ट हुआ था उसमें भी आपने इनको मेडल पहनाया था। तो उन सब के ऊपर एक बहुत जबरदस्त शायरी कि ना आसमान का डर था ना जमीन की परवाह, ना आसमान का डर था ना जमीन की परवाह, इरादों में बस एक ही बात थी, वो थी देश सेवा की चाहत। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और हौसलों की उड़ान, आज अर्पित शर्मा बना फ्लाइंग अफसर की पहचान। अर्पित शर्मा अपने गांव के पहले ऐसे बच्चे हैं जो फ्लाइंग अफसर बनने जा रहे हैं। मुझे सर आपका ना पता चल गया, आप चैट जीपीटी से तो बहुत जबरदस्त इसका प्रयोग आप हमने सोचा किया जाए, बहुत जबरदस्त। और इसके बाद बहुत जबरदस्त है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, ये सपनों की जीत है, माँ बाप की दुआओं और मिट्टी की रीत है। आज वर्दी ने पहचाना एक सच्चा सपूत, अर्पित तू आसमान नहीं, आसमान तुझसे मशहूर। तो पूरे ड्रीमर्स परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अर्पित, ये तो चलो मजाक मस्ती हो गई, अब आप कंफर्टेबल हो गए। Yes, तो रिटन में फेल होने के बाद में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ड्रीमर्स में एक स्पेशल क्लासेस हमने चलाई थी, नेट क्लासेस, यस सर। उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ था उससे। तो क्या होता है कि जब आप एक बार फेल हो चुके हो, आते थे नेट क्लास में? यस बिल्कुल आए हैं सर। देवेश सर को तो बताइए, हम पीछे बैठे नहीं होते हैं। आते। तो सर उससे होता क्या कि एक बार जब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो दूसरी बार प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में ये थोड़ा था कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा है, अब नया क्या पढूं। तो नाइट क्लासेस में क्या होता था कि जो कंटेंट होता था वो बिल्कुल नया होता था और एक नेक्स्ट लेवल का होता था। मतलब जो हमने क्वेश्चन करे हुए हैं वो रिपीट नहीं होते थे, उन नए क्वेश्चन होते थे और उससे थोड़ा मोड उनका हाई होता था, तो उससे प्रिपरेशन में काफी मदद मिलती थी। मतलब अगली बार भी नेट क्लास चलाई जाएंगी। यस सर। उसके संयम के फादर भी कल बोल रहे थे कि आपने जो रात में पढ़ाया ना बच्चों को, उससे बड़ा बेनिफिट हुआ, बहुत मेरे फायदा। बच्चे के 150 नंबर पॉजिटिव आए। तो कोई बात नहीं, ड्रीमर्स इस बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे भी हम 1 महीने पहले नेट क्लास चलाएंगे, वादा है हमारा। अच्छा ठीक है, रिटर्न हो गया, यस सर। आपने मेहनत करी, ड्रीमर्स के टीचर्स ने मेहनत करी। उसके बाद सेकंड पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां बच्चों के लिए बहुत अलग अलग भ्रांतियां हैं। एसएससी बहुत टफ होता है ये, क्योंकि रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। यस सर। आपने अपनी एसएसबी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे मेहनत करी? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो कैसे गया। ये पूरा बच्चों को एक्सप्लेन करके बताओ कि भैया मैंने रिटर्न निकालने तक तो ठीक है, मेहनत होती है अपनी, लेकिन एसएसबी में बच्चों को समझ ही नहीं आता कि वो करें क्या। तो आप ड्रीमर्स ने क्या योगदान दिया और आपने क्या क्या स्टेप उठाए कि आप पहली बार एसएसबी देने गए और आपने एसएसबी भी क्रैक कर दिया, और जो जिंदगी में एक ही बार दिया जाता है बैटरी टेस्ट उसको बोलते थे पहले, अब सीपीएसएस टेस्ट हो गया है, वो भी आपने क्रैक कर दिया, मेडिकल करा दिया, मतलब मेरिट की टेंशन खत्म। मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चा सीपीएसएस एग्जाम क्रैक करता है, मेडिकल फिट हो जाता है, उसका मेरिट आउट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बहुत बराबर कम हो जाते हैं। वो बच्चे सीपीएसएस एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाते काफी बच्चे। यस सर। तो बताओ भाई पूरा कि कैसा रहा? तो सर जब NDA 12025 नहीं हुआ, उसके बाद NDA 2025 दिया मैंने, वो हो गया। तो उसके बाद सर ऐसा नहीं था कि मैंने रिटर्न के बाद एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन मेरी साथ के साथ चलती थी। यस सर। जो हमारी एसएसबी टीम थी मैं उनके साथ
एक साल से कोऑर्डिनेशन होता था मेरा, अभिनव सर थे, तो वो बताते रहते थे कि धीरे धीरे आप ये टॉपिक करते रहो, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, रिलेशंस पढ़ते रहो, और अपना जो हेड स्पेस है उसको कैसे पॉजिटिव रखा जाए, कैसे बुक्स के थ्रू उसको पॉजिटिव रखा जाए, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखे जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो दोस्तों से, मूवीज से, एंटरटेनमेंट से दूरी बना लेते हैं कि नहीं यार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट ड्रीमर्स के जो टीचर थे वो मुझे डिफरेंट इसलिए लगे, उन्होंने एक परसेप्शन दिया मुझे इन सब चीजों को देखने का। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इन्हें छोड़ दो, नहीं, उन्होंने कहा देखो बट जो तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके, जो हेल्प कर सके। तो इस तरह से सर मैंने एसएसबी से पहले अपना एक बेस तैयार कर लिया था। फिर यहाँ पे जो हमारी एसएसबी टीम थी उन्होंने काफी हेल्प की, जैसे दीपक, जो हमारे साइक के टीचर थे दीपक त्यागी सर, उनकी सर सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जैसे उनकी तो सारी बातें अच्छी है। हम उनके बारे में बात करते तो बड़ा पॉजिटिव चर्चा होता है। सर आप देख रहे हैं तो खुश हो जाएंगे, कमेंट करना तो बढ़िया था। दीपक सर के बारे में जब बाद में भी बात होती है, कोई बच्चा साइक के लिए बताता है तो वो उनके लिए हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें रखता है, तो हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी टीम में इतने अच्छे बिल्कुल सर उसके पीछे रीजन ये है कि दीपक सर स्टोरी को, जब हमारा साइक टेस्ट होता है उसमें स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं उसको रटाने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसी है तो आप ऐसे, बट दीपक त्यागी सर ऐसे नहीं थे। वो पहले सुनते थे और वो ऐसे जज नहीं करते कि तुम्हारा थॉट गलत है, इसका थॉट सही है, कहते दोनों के थॉट सही है, तुम अपने थॉट को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात लगी थी मुझे दीपक त्यागी सर की। फिर उसके बाद अंबु अलवालिया सर थे और मधुकर त्यागी सर थे जिन्होंने जीटीओ में बहुत हेल्प की थी। इनफैक्ट सर जीटीओ में तो ऐसा था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो सैनिक स्कूल के भी काफी सारे बच्चे आए हुए थे जो फिट थे। तो जब उन्होंने मेरे जीटीओ परफॉर्मेंस देखी तो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तू आरएमसी से क्या? बहुत सारे सैनिक स्कूलों से और आरआईएमसी से भी हमारे टीचर्स गए हुए हैं ट्रेनिंग कराने के लिए जीटीओ वगैरह के लिए। तो सैनिक स्कूल से तो हमारे वैसे ही टाई अप्स हैं, जो अगर आप गूगल करोगे या एआई से पूछोगे कि ड्रीमर्स के किस किस सैनिक स्कूल के साथ टाई अप है तो वो आ जाएगा। तो हमारी टीम वहां पे भी जाके पढ़ा ही रही है। तो फिर अपने बदले बच्चों को तो करना ही। यस सर, क्योंकि जीटीओ इतना अच्छा गया था और उसमें जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं सर, तो क्या हुआ था सैनिक स्कूल के जो बच्चे थे या जो भी हट्टे कट्टे मेरे से भी लंबे लंबे बच्चे थे, उनका क्या हुआ आईओ 10 मतलब टोटल 10 आईओस होते हैं, तो कोई भी 10 नहीं कर पाया था पूरे, मैक्सिमम नंबर था 8, मैंने कर दिए 12। अच्छा, दो रिपीट कर दिए। तो वहां पे ऐसा हो गया कि भाई ये कहाँ से आया। इनफैक्ट जो जीटीओ सर थे ना मेरे, उन्होंने मेरा जीटीओ जब नेक्स्ट डे मेरा वो था एफजीटी और एचजीटी नंबर भी बढ़िया आ तो उन्होंने मेरे से पूछा, मतलब और जो ग्रुप बनाए हुए थे उन्होंने बच्चों को टास्क दे रहे थे, टास्क कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि अरविंद शर्मा इधर आओ। उन्होंने मेरा 15 मिनट इंटरव्यू लिया कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। फिर वो पूछते हैं कोचिंग लिए तूने? मैं कह रहा यस सर। मेरे कहाँ से लिए? कि सर ड्रीमर से उत्तराखंड से लिए। वो जानते नहीं। हाँ, कह रहे हो अच्छा। और यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था, क्योंकि इंटरव्यू मेरा सर क्या हुआ था, उस दिन प्रेसिडेंट आए थे और प्रेसिडेंट ने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया था उस दिन। ये हमने हमें बड़ी बात, बहुत बड़ी, किसी का भी इंटरव्यू प्रेसिडेंट नहीं ले रहा है और हमारे चीते का अर्पित शर्मा का इंटरव्यू प्रेसिडेंट ने लिया। तो इंटरव्यू की बात आपने स्टार्ट कर दी है, अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया? मतलब बच्चों का बहुत ज्यादा, आपका सेलेक्ट होने से पहले ये रहता होगा क्या पूछते हैं। हाँ सर, मुझे भी ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से याद करो, चाहे एक बार को आंखें बंद करनी हो तो सोच लेना कि क्या क्या पूछा गया और आपने कैसे उनके आंसर्स करे। हाँ, एक और बात बता रहा हूँ, इसके आंसर हैं, जरूरी नहीं कि वो आंसर आपको भी काम आए। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ जो भी बच्चे देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको ये जानकारी मिल जाएगी कि हाँ इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आंसर ही रट के चले जाओ। ऐसा से बिल्कुल अलग गेम होता है। हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है। सर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि इंटरव्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं वो सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। जैसे क्या हुआ था सर, जो मेरा चेस्ट नंबर 7 था वहाँ पे, तो मेरे से पहले जो 6 बच्चे गए थे, लकी नंबर सर लकी थाला हो रही थी सर। तो सर क्या हुआ था उनसे ना, उनका इंटरव्यू टोटली डिफरेंट था मेरे इंटरव्यू से। उनसे क्या हुआ, उनसे डिफेंस के बारे में पूछ रहे हैं, न्यूज़ के बारे में पूछ रहे हैं, बुक्स रीडिंग के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि उन्होंने मेंशन नहीं किया था अपने पीआईक्यू में, बट मैंने मेंशन किया था तो मुझसे पूछा भी नहीं, एक क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, ना न्यूज़ से रिलेटेड ना डिफेंस से रिलेटेड। हाँ, बस ये पूछ रहे थे कि कौन सा एयरक्राफ्ट आप उड़ाना चाहते हो, उसकी 2-3 क्वालिटीज बता दो। Su-30, क्योंकि सर वो ब्रह्मोस मिसाइल कैरी कर सकता है, अभी ब्रह्मोस का हमने सुना था। ठीक है। तो सर स्टार्ट हुआ था मेरा इंटरव्यू ऐसे कि
मुझे नहीं पता था कि मेरा इंटरव्यू प्रेसिडेंट लेंगे। सबसे पहले मेरा इंटरव्यू अरेंज था, बट क्या हुआ, एक नोटिस आया कि इस बच्चे को रोक के रखना है। 2 बजे तक मुझे बिठाए रखा, 15 हाँ सर, मैं कह रहा भाई क्या हुआ है, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से बाद वाले जो बच्चे थे सबका इंटरव्यू हो गया है। तो फिर मुझे बुलाया गया कि आपका इंटरव्यू प्रेसिडेंट सर लेंगे। तो मैं गया वहाँ पे, प्रेसिडेंट सर बैठे थे। मैं कहा सर कुछ तो तगड़ा करा, कुछ तो मैं डर गया, मैं कह रहा अब तो रिजेक्शन पक्का, भाई प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज टेंशन नहीं लेनी है, अगर कभी ऐसा होता है किसी बच्चे के साथ और उसको लग रहा है कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे होते हो, क्योंकि खराब बच्चे पे कोई फोकस नहीं करता है। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहा होता है, तो उसकी फिर चेक होती है ढंग से कि भाई बता जरा, निकाल तेरे अंदर क्या है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर ने क्या क्या निकलवाने की कोशिश करी। सर उन्होंने जाते ही मैं बैठा, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू 40 to 45 मिनट्स चलेगा, आप कंफर्टेबल हो जाइए, जो भी आप उनकी बेसिक वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि डरना नहीं है, फंबल नहीं होना है, हम बस बेसिक कन्वर्सेशन करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो आप हिंदी में बोल सकते हो। और सर ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि इंटरव्यू टोटल हिंदी इंग्लिश में चलेगा, इंग्लिश में चलता है। मैंने काफी बार हिंदी लैंग्वेज का यूज किया है बहुत टाइम की, सर ये नहीं हो रहा है तो मैंने हिंदी में बोल दिया, बट क्या था दोबारा इंग्लिश पे आ गए थे। तो जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था तो उन्होंने मेरे बात पूछी भी थी कि जब तुम हिंदी में बोले तो डर नहीं लगा? तो मैंने कहा सर नहीं, और वो उस बात को सुन के हंसने लगे कि चलो ओके डन। तो सबसे पहले सर उन्होंने रैपिड फायर स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग से ही कि सर ओके अर्पित, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट क्वालिफिकेशंस डू यू हैव फ्रॉम क्लास 8 to class 12, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स, एंड डू यू हैव एनी अचीवमेंट्स इन स्टडीज। जैसे कि सर मैंने उनके मेरे पीआई क्वेश्चन ने पता था कि मैं थोड़ा पढ़ने में सही हूँ, तो आप फिर उससे रिलेटेड उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कौन कौन से एग्जाम दिए। आपकी 12 सर 94.4। अरे वाह, यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से वाह, यस सर। क्या बात, ये बड़ी बात पता चल रही है अभी मेरे को। सही बात। यूपी बोर्ड वालों देख लो ध्यान से, कुछ भी किया जा सकता है। कुछ बच्चे रोते रहते हैं कि हमारा तो यूपी बोर्ड था, ये था वो था, इंग्लिश हिंदी, तो करा जा सकता है अगर आप ड्रीमर ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, तो चलो फिर आगे क्या हुआ। तो सर ऐसे ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया। फिर वो एग्जाम पे आ गए कि आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं। मैंने कहा, वो मुझसे पूछने लगे कि आपने जेईई मेंस के बारे में सुना होगा। मैंने कहा सर हाँ। तो कह रहे वो क्यों नहीं दिया? तो मैंने उसका अपना पर्टिकुलर रीजन दिया था कि सर जो टीएस की एंट्री होती है उसके लिए मैं एलिजिबल था नहीं, और आईआईटी मुझे जाना नहीं था, मुझे एनडीए ज्वाइन करना था। फिर और उन्होंने एग्जाम पूछे और कोई से एग्जाम दिया आपने? तो मैंने कहा कि हाँ सर मैंने ये अग्निवायु दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया था। तो और कौन से एग्जाम कि सर उसके लिए मैं पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, उसके लिए नहीं पूछा था। तो मतलब वो बस ये जानना चाहते हैं कि बंदा सिर्फ उसका वो बैकअप लेके चल रहा है अपने साथ, या सिर्फ सेकंड कुछ सोच रहा है। हाँ, मतलब इतना भी ज्यादा फोकस नहीं हो जाना कि एनडीए नहीं हुआ तो बस कुछ और करना, कुछ और नहीं करना। बी प्लान रेडी रहना चाहिए सर हमेशा। कुछ ऐसा सवाल जो पूछा गया हो बिल्कुल हट गया और आप उसमें थोड़ा परेशान हुए हो, नर्वस हुए हो, या कुछ ऐसा कोई याद आ रहा है? हाँ सर, मतलब बेसिकली जो भी मेरे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सीआईक्यू से रिलेटेड थे, फ्रेंड्स फैमिलीज इन सब पे घुमाते रहे। फिर वो ऐसे कर गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था? नहीं जनरली मैं बच्चों से बात करता हूं तो कहते हैं बिल्कुल पूछते हैं। नहीं सर, मुझसे हाँ मुझसे छोड़ दिया। मैं डिसेंट लगा उन्हें। संयम से तो पूछा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तो बता रहा था मेरे को। नहीं, मैं सर इस बात में लगी रहा कि मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्या जवाब देते? नहीं है सर। संयम ने भी यही दिया था। चलो ठीक है। नहीं सर, होना ना होना तो अलग बात है, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बंदा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं भी होती तो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे होते हैं कि होती है वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करती है कि उनको पुश कर रही है पीछे से कि अब पढ़ो पढ़ो, और बंदे निकाल ले जाते हैं। वहाँ पे भी काफी सारे बंदे मिले थे, दोस्त मिले थे मुझे कि उनकी है और वो उनको मोटिवेट कर रही है कि भाई आप आगे बढ़ो। तो देवेश सर, आप किस तैयारी के साथ आ रखे हो सवाल पूछने के लिए? तो अब आपका नंबर आ गया है कि स्टार्ट कर दीजिए, आप भी रैपिड फायर कर लीजिए इसके साथ। देखो, रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन अर्पित यही है कि आप अपनी लाइफ में जो आपकी जर्नी रही ड्रीमर्स में अप्रैल 2024 से लेकर के अब तक की, कैसी रही? सर जर्नी काफी अच्छी थी, मतलब ऐसे नहीं था कि सब अच्छा जा रहा है, कभी कभी कुछ सेटबैक्स भी आते थे, फिर अचीवमेंट्स होती थी, फिर इतने सारे हम यहाँ पे गेट टुगेदर होते थे, इतने सारे फेस्टिवल्स पे गेम्स वगैरह होते थे, इवेंट्स होते थे। वो हमने जो फंक्शन करते हैं उन पर विजय यात्रा, उससे कुछ फायदा होता है?
सर उससे वगैरह यस सर, उससे काफी मतलब एक कॉन्फिडेंस बनता है बच्चे का कि हाँ यार मतलब मुझे भी करना है। मुझे भी करना है। जैसे कि सर लास्ट टाइम मेरा नहीं हो पाया था तो मैं फिर भी आया था उस वाली परेड में अच्छा। देखने के लिए कि हाँ भाई क्या होता है। हाँ। फिर मुझे उससे काफी इंस्पिरेशन मिली थी कि हाँ यार अगर ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना है बिल्कुल। नहीं, मुझे पूरा याद है, मैंने जब मैंने फोन किया हमका अर्पित आना है तो कहीं सर आ तो जाऊंगा लेकिन सर उसमें भी आप बुलाओगे ना हमें जिसमें मम्मी पापा को लेकर के आना है। तो हमने कहा नहीं नहीं वो हम करेंगे, उसमें तुम्हें दोबारा हम मौका देंगे, दोबारा फिर से आना रहेगा। पक्का बुलाएंगे बहुत बढ़िया। सब लोग। जैसा कि अभी सर आपसे बातचीत कर ना हिंदी वाला, Yes, sir. जो हिंदी मीडियम के छात्र है ना वो बहुत जीवन में कंफ्यूज रहते हम हैं तो अपने, तीनों ही हैं हिंदी मीडियम, समझे कि नहीं, और हम लोग सब हिंदी मीडियम है। हाँ सर। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं? लोग डरा देते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम आपका बैकग्राउंड है और आपका नहीं निकलेगा एनडीए बहुत टफ है, उन्हें क्या कहना मुझे चाहोगे? ऐसा लगता है कि तुम्हारे इंटरव्यू की खास वजह ये भी एक हो सकती है कि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हो और इतना अच्छा कर रहे हो कि लोगों को लग रहा है कि आप आरआईएमसी के स्टूडेंट हो। सर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो। मैं जैसे मैं अभी यहाँ पे आया था ड्रीमर्स में तो मेरी भी इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं थी, वेल ग्रूम नहीं थी कि भाई मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। बट जो मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट तो सबसे जरूरी होता है बच्चों को एनवायरनमेंट मिलना। हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे आप देखोगे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे इंग्लिश में बात होती है, बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कोर्स पूरा इंग्लिश में होता है। तो सर एक बहुत बड़ा मिथ है कि हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जो मेरा एसएसबी था ना जहाँ पे मैं 3FSB गांधीनगर में, ये बात उन्होंने मना की थी कि बताने नहीं, बट बता रहा हूँ, एक बच्चे का इंटरव्यू पूरा हिंदी में गया है, टोटल हिंदी में गया है उसका, और वो सैनिक स्कूल का बच्चा था। क्या बात, उससे एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा, हाँ सर, मतलब बड़ी बात है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबरा जाते हैं कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दो, नहीं, हौसला रखो। ऐसा नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन और आप देखो इंग्लिश में क्या है, आपको एक्सप्रेस योरसेल्फ, खुद के बारे में ही बात करनी है। अगर आप खुद के बारे में भी बात नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है। हाँ ना, ऐसा है सर, बस ये लैंग्वेज है, वो भी कह रहे थे कि इट्स जस्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या होता है, दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन करना। अगर वहां पे आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, हिंदी में आप बेटर कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो। बहुत अच्छे वाली आनी चाहिए पर हाँ सर, फिर हिंदी भी अच्छी वो वाली वाली मेरी दो चक्र वाहिनी के अग्र चक्र के अंतर चक्र में एक छोटा सा चित्र होगा बहुत है स्कूल आने में विलंब हो गया, ऐसी वाली हिंदी आनी है। आपका अब ये बहुत ही समस्या तो ये है ना, आजकल के बच्चों को ना हिंदी आती सही से ना इंग्लिश आती है, दिक्कत ये है, बीच में अटके हुए हैं। तो रिकमेंड होने के बाद पहला फोन किसे किया? सर पहले फोन किया था मैंने मम्मी जी को। क्या रहा मम्मी का पापा reaction? को क्यों नहीं कर? सर मैं थोड़ा मम्मी से ज्यादा कनेक्ट हूँ, पापा बेटा इंटरव्यू देखेगा ये तो फंस गया नहीं, तो मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी तो सुनते ही मतलब इमोशनल हो गई कि बहुत बड़ी न्यूज थी सर उनके लिए। करने से पहले मैं बीच में रुक रहा हूँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ। वहां पे भी ना एक वो होता है जब चेस नंबर बुलाए जाते हैं, वही फोन तो बाद में हाँ सर, बिल्कुल। उससे पहले कुछ होता है कि चेस नंबर 7 आ गया। वो मैं जानना चाहूंगा कि उस टाइम पे क्या माहौल था बच्चों के बीच में, और जब तुम्हारा नाम बोला गया सबसे पहले, क्योंकि तुम्हें तो तभी पता चला कि भाई चेस नंबर 7 इन है, तो तब तुम्हें क्या फीलिंग था? जमीन आसमान में कुछ घूमा था? बिल्कुल सर, मतलब हम 60 स्टूडेंट्स थे टोटल, वहां पे बैठाए गए थे चेस नंबर के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में तो प्रेशर फील नहीं हुआ, स्टार्टिंग में तो हम गए थे जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दिया है, देखते हैं, टेंशन नहीं लेनी है कुछ भी, एक दूसरे को समझा रहे थे। बट जैसे सर ने एंट्री ली वहां पे हालत टाइट हो गई, हाथ पैर कांपने लगे, ऐसे बैठे बैठे कर रहे। मेरे से पहले एक जो मेरे बैच में एक लड़का था चेस नंबर 1। तुम्हारा तो चेस नंबर भी 7 था ना, तो नाम भी सुधार में आने का पता चला, बीसी बोल दिया पहले उन्होंने। नहीं सर, पहला सबसे पहला चेस नंबर कौन? चेस नंबर 1 बोला था। हाँ सर, रिकमेंड हुआ है। हाँ सर, अच्छा, सर जवाहर नवोदय विद्यालय से है। अच्छा, फिर सर उन्होंने पोज लिया, वो बच्चों को ऐसे देख रहे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर ऐसे देख रहे, मैं डर गया मैं कह रहा नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा चेस नंबर 7। थोड़ी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मैं बैठा रहा, सुन हो गया मैं बिल्कुल। वो कह रहे चेस नंबर 7, मैं कह रहा यस सर। तो वहां पे इमोशनल कुछ हुआ था, ब्रेकडाउन टाइप की, यार ये क्या हो गया, अब तो कि दुनिया बदल गई? हाँ सर, ऐसा हुआ था, मैं रोया तो नहीं था मैं, बट ऐसा मतलब सरप्राइज हो गया था। यस, हाँ ये यस कर दिया हो गया क्योंकि सर
इतना लंबा टाइम हो गया था, पिछली बार रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, फिर एकदम से रिकमेंड होना कि आप रिकमेंड हो गए, तो सर एक अलग ही फीलिंग होती है वो किसी बच्चे के लिए। बिल्कुल। बेसिकली जब वो हिंदी मीडियम से आया हो, उसके मन में इतने सारे डाउट्स चल रहे हो इंग्लिश को लेकर, कोचिंग को लेकर, और तब एकदम से उसका आया कि यार कोचिंग को लेकर क्या डाउट चल रहे थे? कोचिंग को लेकर लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। लगातार मैं ये सोच रहा था कि सर पिछली बार 36 का रिकॉर्ड था, उसमें मैं नहीं आ पाया था, तो इस बार भी रिकॉर्ड बड़ा बनेगा तो उसमें मेरा नाम ना है, तो ये तो रिकॉर्ड तो 50 क्रॉस कर चुका है, और सही बात। सबके इंटरव्यू सब हम लैंड डाउन कर रहे हैं जैसे जैसे आएंगे, तो रिकॉर्ड तो इस बार बहुत बड़ा है पूरे देश में, कोई डाउट ही नहीं है। अब जब बात कोचिंग की ही फिर चल उसके रही बाद- है, तो सर मैं एक क्वेश्चन पहले इनसे पूछूंगा। हाँ। आपके एसएसबी बैच में ड्रीमर्स में कितने बच्चे थे? मेरे बैच में हाँ, जब आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे एसएसबी बैच SSC में, वाले में एसएसबी वाले बैच में, तो उसमें कितने बच्चे थे? सर उसमें 60 स्टूडेंट्स थे टोटल। और अच्छा, अब तक कितने रिकमेंड हो गए आपके साथ वाले जो आपके साथ ट्रेनिंग लिए थे? मेरे साथ 5 5 हो गए रिकमेंड। कौन कौन नाम बताओ? सर। एक पूरा नाम तो नहीं पता मुझे, चेस नंबर याद रहता है। चेस्ट नंबर बताओ। चेस्ट सर एक तो नंबर। चेस नंबर 1 था, उसका सरनेम रावत है। अच्छा। फिर एक शुभ कौशिक है आई थिंक। हाँ, शुभ कौशिक। फिर recommend- संयम बालियान है, हाँ, जिनका इंटरव्यू सर ने ले लिया सर ने already। ले लिया। हाँ। सर फिर मैं था, हम्म। और सर एक स्टूडेंट और है, उसका चेस नंबर आई थिंक 39 या 41 है, नाम मुझे याद नहीं है, बट चेस नंबर याद है मुझे। वो हम बता देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं एक ही बैच से अब तक जो है हमारे, इनको सिर्फ 5 ही बच्चों का पता है कि 5 बच्चे रिकमेंड हुए जिनसे इनकी अपनी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। बाकी अब तक हमारे एनडीए 156 कोर्स में 47 बच्चों का रिकमेंडेशन हो गया है, हाँ, जो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में 48 और 50 हो गया सर। हाँ, 2 आज हुए और एक का भी डाला नहीं है। अच्छा, तो लगभग 50 प्लस अर्धशतक लग चुका है। अर्पित, आप क्या कहना चाहोगे फिर, जब आप देख रहे थे कि 14 दिन में 21 रिकमेंडेशन, एक दिन में 14 रिकमेंडेशन, तो उस समय क्या ख्यालात थे, क्या कुछ फीलिंग्स आ रही थी? सर फीलिंग तो काफी मतलब प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि क्या हुआ था इस बार जो सेशन की स्टार्टिंग हुई थी रिकमेंडेशन की, हाँ। वो मेरे से ही हुई थी। अच्छा। बात ही आपने बोला है। हाँ, यस सर, पहला रिकमेंडेशन इसी का था। पहला रिकमेंडेशन मेरा आया था 2 जैन को। हम्म। और बड़ी बात यह है कि सर उस दिन मेरा बर्थडे भी था, अच्छा, अरे वाह, तो ये तो मैंने कमाल हो गया ये। संयम बालियान। का birthday भी था, जिस दिन वो record हुआ, अगले दिन, और उस दिन तेरा भी बर्थडे था। यस सर, तो बढ़िया गिफ्ट मिल रहा है। यस सर, बढ़िया गिफ्ट था। बहुत बढ़िया। और कुछ रोचक तथ्य, जब आप सीपीएसएस के लिए गए तो आप कह रहे थे कि आपके कुछ सर वहाँ बहुत सारे बच्चे मिले थे जो हाँ, अपने यहाँ से सर। रिकमेंड हुए थे। कितने बच्चे मिले थे? so, कम से कम जो 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था तब तक, तो उसमें से 10 से 12 स्टूडेंट जो थे वो वहाँ पे मुझे मिले थे मैसूर आपके में। साथ ही दिया उन्होंने। यस सर, तो जैसे मैं था, फिर दानिश अली, भूपेश, आकाश नड्डा, और ये सैनिक स्कूल नगरोटा के जो बच्चे आए थे हमारे यहाँ पे कोचिंग के लिए, वो काफी मिले थे। अक्षज थे उसमें, और भी बहुत सारे बच्चे, नाम तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने गिने अब नाम तो अब ऐसा हो गया ना, 50 बच्चे को मिल जाओगे जिनसे कनेक्टेड है। जैसे तेरा पता चला मेरे को, सही बात। बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लगातार। और वो भी था जब ये पहली बार इसका ब्रेक डाउन हुआ था, बिल्कुल ये रो रहा है, एग्जाम नहीं निकला, तब भी मेरी और आपकी बात हुई थी। सर, एक बच्चा रो रहा है तो बहुत परेशान हुआ। और जब मैंने उस समय आपसे डिस्कशन किया तो तभी आपने उस डिसीजन लिया था कि नहीं, इस बार ग्राउंड में टेस्ट कराते हैं, और जितने भी बच्चे टैलेंटेड हैं उनको इस बार पर्सनली मैं खुद आऊंगा मेडल पहनाने के लिए। और तब आपने वो जो किया, उससे बहुत सारे बच्चों को बूस्टर मिला। इवन वो जो हमारा टेस्ट हुआ नहीं था सर, दावत वाला टेस्ट, उसमें अपने 2 बच्चे दिए थे दोनों। एक तो एसएसबी में रह गया था, इस बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था बच्चा। दूसरा तो उसका पासिंग आउट परेड भी हो गया, पवार का। हाँ, पवार था, पवार का, जिसकी रैंक 4 आई थी। हाँ, उसका हो गया सर। तो मैं अब वापस सवाल पे लौटता हूँ। सबसे पहले आपने मम्मी को फोन किया, यस सर। क्या बातचीत थी? तो जैसे मैंने कहा कि मैंने मम्मी को फोन किया कि हेलो मम्मी जी नमस्ते, वो कह रही हो गया, मैंने कहा हाँ हो गया। फिर उधर से आवाज नहीं आई, मैं कहने लगा, मतलब वो इमोशनल हो गई थी थोड़ा। फिर उन्होंने पापा को फोन दिया, पापा को बताया, पापा भी थोड़ा सा मतलब हो जाता है। फिर जैसे कि सर मैं बता रहा था जॉइंट फैमिली थी, तो फिर मैंने ताऊ जी को कहा, क्योंकि सर पूरी प्रिपरेशन में सबसे जो स्ट्रॉन्ग पहलू रहा था वो मेरे ताऊ जी का ही रहा था। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था मुझे प्रिपरेशन में। तो मैंने उन्हें बताया, फिर तो पूरे मतलब फैल गई थी कि रिश्तेदारों में भी चल रहा है, पता कि बंदा सिलेक्ट हो गया, ये वो सबके फोन आने लगे। बट रिसीव नहीं कर पाया था, क्योंकि 2-5 मिनट के टाइम मिलता है, तो थोड़े बहुत सी बात हो पाई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंखों में आंसू बचा के रखो पार्थ, रोएंगे उसी दिन जिस दिन सेलेक्ट होंगे। रोना भी जरूरी है, लेकिन सफलता के बाद में। तो अर्पित,
जीवन में जैसे मान लिया जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तो शुरू से टॉपर थे क्या? हाँ सर, नर्सरी से ही फर्स्ट आते रहे थे। नर्सरी से टॉपर थे? यस सर। किसी क्लास में कम नंबर आया जिसमें बहुत डांट पड़ी हो घर में कि तुम तो शुरू से टॉपर थे, हाँ कैसे सर। गड़बड़ हो गया? नहीं, डांटते तो नहीं थे घर वाले, बट समझाते थे कि कोई बात नहीं, हो जाता है। क्लास 10th में होता सर, क्योंकि कोरोना आ गया था क्लास 9th में। क्लास 9th ऐसे गई थी, 10th में आधी मतलब सितंबर से हमने जाना स्टार्ट किया था, तो क्लास 10th आधी भी ऐसे चली गई थी। और सर गांव में ऑनलाइन सिस्टम उस टाइम इतना अच्छा नहीं था, तो फोटोज वगैरह आते तो उनसे खुद पढ़ना होता था। तो उस टाइम मेरे 10th में कम परसेंटेज बनी थी, 89 के करीब बनी थी कुछ। 89? हाँ, तो तब दुख भाई ये कम परसेंटेज है, आप लोग कमेंट में बताओ यार। एक कम 90। ये नहीं सर, कमेंट करके कि भाई ज्यादा मतलब सेलेक्ट हो गया तो 89 कम कर दी। मुझे एक सवाल और पूछना है, जब एसएसबी इंटरव्यू में दे रहा था, जीटीओ की बात हो गई कि आपका बहुत अच्छा गया, आईओ की बात हो गई, दीपक सर वाले सेक्शन की बात रह गई है। हाँ सर। तो कौन सी स्टोरी आई थी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों का एसएसबी इंटरव्यू चल रहा है। मैं जितने बच्चों से मिल रहा हूँ जरूर पूछ रहा हूँ ये क्या स्टोरी आई डिस्कशन के लिए, तो कुछ याद है एक दो स्टोरी जो बच्चों को बता? सर मैं कहूँगा तो बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए हाइप बना रहा है। सारी स्टोरी मेरी करी हुई आई थी 11 के लिए, 10 के 10 जो उसमें 12 स्टोरी आती है ना, यही जो कराई थी। नहीं जो कराई थी। अच्छा, तो ऐसा था कि दीपक सर का सीना चौड़ा हो जाएगा। नहीं सर, क्या हो गया? इनफैक्ट मैं दीपक सर मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि भी ये स्टोरी है, ये स्टोरी मुझे याद है वो भी। दीपक सर, तो आपने पेपर जो है एसएसबी इंटरव्यू का वो लीक कर दिया है। लीक कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड का, हमारे टीचर्स के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट वाली बात है कि आप कह रहे हो कि सारी स्टोरीज हमारे यहाँ प्रैक्टिस कराई आई थी। हाँ, उसका कारण एक और है, वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर जो हमारी टीम में वो अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। बिल्कुल। तो उनको पता है कि क्या मैटर चल रहा है। तो ये एक है चीज। कुछ और एक आध स्टोरी के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी बहुत फेवरेट रही हो, जिसपे आपने धज्जियां उड़ा दी हो मच्छी बाजार में कि मेरे से ज्यादा कोई बढ़िया बोल ही नहीं पा रहा टाइप कोई? हाँ सर, मतलब जो 12th स्टोरी ब्लैंक स्टोरी होती है, तो दीपक सर ने कहा था कि आप मतलब क्या होता है कि सर पूरे साइक टेस्ट में 12th स्टोरी और जो एसडीडी वाला पोर्शन होता है वो हम घर से तैयार करके जा सकते हैं। तो वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग गया था उसमें। तो मैंने खुद की जर्नी लिख दी थी 12th स्टोरी में कि जैसे जैसे मैंने कि एक लड़का है उसको क्लास 11 12th में एनडी के बारे में पता चला, फिर जो मैंने स्टेप्स लिए थे वो लिख दिए थे, फिर इस तरह से मैंने क्लियर किया था, तो वो करके लिख दिया। तो वो स्टोरी में करंट टॉपिक वाली स्टोरी जो अभी आई हो और आपको लग रहा हो कि बच्चों को बता देनी चाहिए, क्योंकि आपके वो बच्चे भी इंटरव्यू देखेंगे, हम इसको कल ही डाल देंगे। बिल्कुल। तो अभी एसएसबी देने जा रहा है क्योंकि अभी एसएसबी चल ही रहा है, तो वो भी जानना चाहेंगे कि क्या स्टोरी चल रही है। तो ऐसी कोई स्टोरी? सर एक स्टोरी तो वो थी कि जिसमें दो बंदे पहाड़ मतलब जंगल के बीच से होके जा रहे हैं और दो बंदे किले पे चढ़ रहे हैं। वो स्टोरी बहुत ज्यादा आ रही है, हमारे वाले बैच में भी आई थी। और जो मैसूर डिस्कशन तो चला हो जैसे साइंस पे या किसी और चीज पे इस तरह की? सर मतलब ज्यादा स्टोरी तो आर्मी से रिलेटेड ही थी। अच्छा। फोर्ट वाली हो गई एक, फिर दो बंदे घास के मैदान में लेटे हुए हैं, वो आर्मी से रिलेटेड हो गया था। फिर एक डॉक्टर से रिलेटेड थी कि एक बीच वाला सीन है, उसमें एक पर्सन लेटा हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, एक पर्सन पॉन्ड में डूब रहा है, वो वाली आ गई थी। वो मतलब ये सारी स्टोरी हमने करी हुई थी यहाँ पे। ग्रुप डिस्कशन में क्या रहा सर? जीडी तो सर बहुत अच्छा गया था। दोनों टॉपिक्स तो सर इजी आए थे, मतलब जितनी प्रैक्टिस हमें यहाँ कराई गई थी उसके हिसाब से तो वो टॉपिक कुछ भी नहीं थे। यहाँ पे तो हमें जियो पॉलिटिक्स करा दिया, इंडिया के साथ रिलेशंस करा दिए, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, इतनी सारी हमें ऑर्गेनाइजेशन करा दी, मतलब 50+ टॉपिक्स हमें करा दिए थे। वहां पे जाके हमें इतने इजी टॉपिक आ रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल और दो जीडी हुई थी, दोनों जीडी में सेम टॉपिक आया। आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए? सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सर 3 लीड आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज और लेबर, इससे रिलेटेड था कुछ। तो उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर बोलना, तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोल दिया था सर उसमें। फिर दूसरी जो थी वो भी ऐसी थी सर, दोनों जीडी ईवी से रिलेटेड थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, बस जीडी के पॉइंट चेंज हो गए थे। और कुछ कहना चाहोगे हमारे बच्चों को जो अभी देख रहे हैं इंटरव्यूज, मोटिवेशन वाला कुछ? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर मोटिवेशन तो बस थोड़े दिन का ही होता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। लगे रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग कहते थे कि देहरादून में सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, उनको क्या कहना चाहोगे? तुम ही बता दो। देहरादून का तो हमें नहीं पता, ड्रीमर्स का तो एक तरफा चल रहा है खेल लोगों का। चलो कर, वो तो क्या ही बोलना। नहीं, सिंपल है सर, देश में देहरादून और देहरादून में ड्रीमर्स
है ना भाई? यस सर, और तुम्हारे समय वो अपना आया था, एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। ड्रीमर्स ही है। अब तो तुम्हें लग ही रहा होगा। नहीं, वैसे मैं सही बताऊं सर, हमारे ड्रीमर्स का जो रिजल्ट है वो 360 डिग्री जा रहा है। अभी सर कल अनु सर से मेरी चर्चा चल रही थी, जो अपने जूनियर विंग के डायरेक्टर है, और बच्चों आप लोगों को एनडीए की इंग्लिश भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छी। तो उनका जो अपने यहाँ का स्टूडेंट था वो भी आरएमएस में गया हुआ है। सोचो कितनी अच्छी बात है कि हमारे ड्रीमर से पढ़ने के बाद में वो बच्चा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है 26 जनवरी को परेड में क्या नाम परेड कर रहा है, इतनी कम उम्र में। हाँ, आरओ तो कितनी जबरदस्त चीज है। तो ये 360 का ही रिचार्ज, चाहे वो आप आरएमसी उठा लीजिए, चाहे सैनिक स्कूल उठा लीजिए, एनडीए उठा लो। अब ड्रीमर्स के बच्चे हमारे हर एक उसमें है, विंग में। बिल्कुल सर, हर एक जगह पे है, मतलब आप कहीं भी पता करोगे तो आपको वहाँ बच्चे मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 180%, इसमें कोई बटालियन आने वाली है। नहीं, आपका जो विक्ट्री परेड में आपने जो कहा था कि इस रिकॉर्ड को हम बम्पर तरीके से तोड़ेंगे, तो वाकई में टूट चुका है। और अभी बहुत सारे सिलेक्शन बाकी बची पड़े। अभी तो पूरा फरवरी का महीना है, इस बार मुझे तो लग रहा है कि हम 100 वाला नंबर ना छू लें। हाँ, और अर्पित तुझे एक चीज और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चीज कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है रैंकिंग करी सारी डिफेंस एकेडमीज की, उसमें जो है हम लोगों को ड्रीमर्स को रैंक 1 पर दिखाया गया। तो ये हम सभी ड्रीमर्स परिवार के लिए बहुत जो है प्राउड मोमेंट है। yes, और तुम खुद देख रहे होगे कि 2024 से इसमें मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, दिखाया गया है इससे मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, हम सच में रैंक 1 हैं। बिल्कुल सर। एक स्टूडेंट को जो चीज चाहिए ना, मतलब मैं एक लड़के की चोट बोल रहा हूँ, बिल्कुल, कि जो एक कोचिंग को प्रोवाइड कराना है ना एक बच्चे को, वो सारी चीजें हमें आ देते हैं। स्टूडेंट हमसे ये नहीं कह सकता कि सर इस चीज में आपने कमी छोड़ दी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पेरेंट्स, जब नए पेरेंट्स भी आते हैं उनसे ये कहता हूँ कि यार आपका बच्चा कितनी मेहनत करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है सिलेक्शन, लेकिन हम कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें रात दिन पढ़ाना पड़े। शायद ही इंडिया में कोई कोचिंग ऐसी होगी, देहरादून में तो मुझे नहीं पता कि कोई है, जिन्होंने रात में एग्जाम से एक महीने पहले टीचर्स ने पढ़ाया हो। उनकी भी फैमिली है सर, आपने भी नाइट क्लास ली, बिल्कुल सर, परिवार तो आपका भी, आप भी मुझे ये कह सकते हो कि नहीं यार मैं तो रात को क्यों, दिन में भी आप काम करा रहे हो और गुरुजी रात को भी काम करा रहे हो। लेकिन मेरे टीचर्स जो है, मेरा स्टाफ जो है ड्रीमर्स का, वो समझता है इस चीज को कि एग्जाम निकालना कितना जरूरी है एक बच्चे के भविष्य के लिए। एक इलेक्ट्रिशियन फादर अगर किसी बच्चे का हो, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हो, और वो एग्जाम क्रैक करता है तो इतिहास लिखा जाता है अपने आप में, और बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। और तुझसे बात करके और ऐसे इंटरव्यूज लेने के बाद ना हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि और काम करेंगे। बिल्कुल, तो गुड लक, बहुत अच्छा रहा। चलो शाबाश। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और जोड़ूंगा सर, इस इंटरव्यू के लास्ट से आपने नाइट क्लास का जब जिक्र किया, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे सोच रहे हो कि ये वही नाइट क्लास तो नहीं जो ऑनलाइन भी दिखा देते थे। हमारे यहाँ जितनी भी नाइट क्लासेस चली हैं ऑफलाइन वाले बच्चों की, वो सिर्फ टोटली डेडिकेटेड ऑफलाइन वाले बच्चे पे ही चली है। फिर उस क्लास को ये नहीं कि उसमें हमने कैमरा लगा दिया हो कि चलो ऑफलाइन वाला भी पढ़ ले ऑनलाइन वाला भी पढ़े, नहीं, फिर उसको टोटली डेडिकेशन, फिर जो बच्चा सामने बैठा है उसी पर ही फोकस किया गया है। ये रिजल्ट तभी आ रहे हैं। फिर जो ऑनलाइन की क्लासेस होती प्रॉपर अलग तरीके से जाती थी, अलग तरीके से चलती थी। तो बहुत बढ़िया आज के पॉडकास्ट में। जय हिंद। थैंक यू सर।